जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है बिजनेस लॉ का और आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो समझा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कैसे हमारे इंडिया में जरूरत पड़ी, ब्रिटिशर्स ने क्या सोच करके इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया और बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से समझ ली थी। कंक्लूसिव अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से ये समझ लिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो असल में एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ओके, सो इफ समवन आस्क्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या डेफिनेशन देंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर हम लोगों ने इस बात पर चर्चा शुरू की थी कि अगर किसी एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ होना है तो कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनका उस एग्रीमेंट के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उस एग्रीमेंट में प्रेजेंट होंगे देन वी विल से कि ये जो एग्रीमेंट है आपका, ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और हम लोगों ने समझा था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहीं पर किसी सेक्शन में ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जिक्र है जिन एसेंशियल एलिमेंट्स को किसी एग्रीमेंट के अंदर चेक कर लिया जाए कि हाँ भैया इस एग्रीमेंट के अंदर ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो ये जो एग्रीमेंट है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐसा कोई सेक्शन है? यस, द आंसर इज सेक्शन 10। हम लोगों ने समझा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी होते हैं। वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स कहां लिखे हुए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं। हां, सारे नहीं लिखे हुए हैं, सेक्शन 10 के अलावा भी देयर आर सर्टेन वी कैन से एसेंशियल एलिमेंट जो कि किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, बट दे आर नॉट रिटन इन सेक्शन 10। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले उन एसेंशियल एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था जो कि सेक्शन 10 में गिवन नहीं है। और हमने समझा था कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले कौन से एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत है? दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से भी कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं कर सकते। देयर शुड बी यू एंड देयर शुड बी वन अनदर पर्सन ऑल्सो जिसके साथ आप क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बहुत साधारण सी बात करूं कि अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि खुद से कोई सामान परचेज कर ले। अगर आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं देन यू विल बी द बायर एंड सम अदर पर्सन विल बी द सेलर। तो सेम बात कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी है। खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और आप किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जाएं देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। ओके, जनरली ऐसा होता है ना, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आता है। तो हम समझेंगे कि भैया जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना तो सबसे पहले कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को सर्टेन ऑफर देती है, फिर दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, फिर वो ऑफर के एक्सेप्ट होते ही वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। फिर अगर उस एग्रीमेंट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो फिर वो एग्रीमेंट क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, तो ऑफर देने वाला ऑफरर कहलाता है, जिसे ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी कहलाता है, जो कि ऑफर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो यह संभव नहीं है कि ऑफर देने वाला भी एक ही व्यक्ति हो और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला भी एक ही व्यक्ति हो। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ऑलवेज एन ऑफरर एंड द ऑफरी बोथ शुड बी सम 2 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। वो 2 अलग अलग पर्सनालिटीज होने चाहिए। हां, यह बात जरूर है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट नेचुरली बॉर्न पर्संस के बीच में हो सकता है? द आंसर इज नो। नहीं, जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो 2 पार्टीज जो है वो नेचुरली बॉर्न पर्सन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 कंपनीज के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 यूनिवर्सिटीज के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी पर्सन या किसी कंपनी, किसी पर्सन या किसी यूनिवर्सिटी के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं वो दोनों नेचुरली बॉर्न पर्संस हो, बट हां उनकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो 2 पार्टीज होनी चाहिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, बट ये सेक्शन 10 में रिटर्न नहीं है, ध्यान रखना। हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन किया था
कि कई एग्रीमेंट जो कि हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ या कभी किसी को बर्थडे में बुलाने के लिए या कभी किसी को शादी में बुलाने के लिए जो एग्रीमेंट्स करते हैं, जिन्हें हम एक साधारण भाषा में सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स बोलते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स को करते समय कभी भी आपके दिमाग में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि सपोज आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे बुलाया, ठीक है, आपने उसका ऑफर जो इनवाइट किया, उसने आपको बर्थडे पार्टी के लिए, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करते समय कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार अगर मैं गिफ्ट लेकर के इसके घर पे गया और इसने मुझे उस गिफ्ट की वर्थ का खाना नहीं खिलाया तो मैं इसके ऊपर केस फाइल कर दूंगा। क्या इस तरह की इंटेंशन आपके दिमाग में होती है? या सपोज आप घर गए और पार्टी खत्म हो गई तो गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, अब हाथ में तो ऐसा तो है नहीं कि वापस ले आओगे। लेकिन क्या आपके दिमाग में इंटेंशन रहेगा कि यार इसने मेरे को जो है मैंने इसको गिफ्ट तो दे दिया लेकिन जो मैं खाना तो खा ही नहीं पाया यहाँ पे, तो मैं इससे पैसे मांग करके लेके जाता हूँ, या पैसे नहीं देगा तो कल इसके ऊपर केस फाइल करता हूँ कि भैया तू मुझे पैसे देना, मैं जो है आया था और मुझे तेरे यहाँ खाना नहीं मिला तो मुझे बाहर होटल में खाना पड़ा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सब ना ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं। इन सभी एग्रीमेंट्स के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं माना जाता है। सो दैट्स व्हाई दीज एग्रीमेंट्स कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लिया था हमने ये भी। फिर हमने ये भी समझा था कि यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसके अनुसार किसी एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, जो भले ही एग्जैक्टली सेक्शन 10 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल ये जरूरी बात है कि आप जिस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लायंस जरूरी है, तो जब तक आप उन लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लायंस नहीं करेंगे तब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि जब भी आप अपनी जमीन जायदाद किसी को बेच रहे होते हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, वो कभी भी ओरल नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको अपना घर बेचने के लिए ऑफर करूं ओरली और आप उसे एक्सेप्ट कर ले ओरली, तो क्या मेरा घर आपको बिक जाएगा? द क्लियर आंसर इज नो, बिकॉज एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब भी आप कोई मकान किसी को बेचेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। तो अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज का कंप्लायंस जरूरी है, तो जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटीज प्रॉपरली कंप्लाई नहीं की जाएगी तब तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। पढ़ लिया था हमने ये भी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भैया ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका मीनिंग ही सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था कि सपोज हम आपसे कहते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे सीए फाउंडेशन का कोर्स, लेकिन जो फीस है वो आप अपने हिसाब से दे देना। तो क्योंकि यहां पर जो फीस है वो सर्टेन नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज हमने पढ़ा दिया, आफ्टरवर्ड्स आप कहते हैं कि सर एक काम करो, 1 रुपया ले लो फीस का। अब मैं कहता हूं कि नहीं नहीं, उस समय हम कहते हैं कि नहीं भाई 1 रुपया इतनी कम थोड़ी ना फीस होती है, नहीं नहीं आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। हम उस समय ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर केस फाइल करें हम, और आपसे जो वाजिब फीस बनती है सीए फाउंडेशन के कोर्स की वो रिकवर करें। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा? क्योंकि जज ये बोलेगा भैया जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे ना तभी आपको एग्जैक्टली डेफिनाइट फीस जो कि होनी चाहिए थी वो डिसाइड करनी चाहिए थी, वो तो आपने डिसाइड करी नहीं तब, तो हमारी नजर में तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। और लास्ट बात जो हमने पढ़ी थी, जो किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि अल्टीमेटली वो एग्रीमेंट जिस भी काम के लिए किया जा रहा हो, दैट वर्क शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। आप किसी से कह रहे हो कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो भैया चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ऐसा अगर एग्रीमेंट आप किसी के साथ कर भी लेते हो तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। दिस एग्रीमेंट विल बी वॉइड एग्रीमेंट, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे उन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जो एग्जैक्टली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में लिखे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, बात बहुत जरूरी है कि प्रीवियस क्लास के अंदर और अब तक हमने जो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हैं जो कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो एग्रीमेंट्स वो एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। जरूरी तो है वो, बट दे आर नॉट रिटर्न इन सेक्शन 10, ओके। और आज हम उन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एसेंशियल एलिमेंट्स एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी है और साफ तौर पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के
सेक्शन 10 में मेंशन्ड हैं। और वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है? सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है, और अगर उसके अंदर सर्टेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, मतलब सामने वाली पार्टी से कुछ ना कुछ रिटर्न में आ रहा है, तो उस प्रॉमिस को हम क्या बोल देते हैं? एग्रीमेंट बोल देते हैं। गॉट इट? तो सेक्शन 10 का सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या बोल रहा है कि भैया अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट कैसे करोगे? एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट पर्टिकुलर ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड विल बिकम एन एग्रीमेंट। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से एक तरफा वादा कर रहा हूं, एक तरफा वादा मतलब जैसे कि सपोज आप अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं कि यार मैं तेरा साथ ना कभी नहीं छोड़ूंगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और जीवन भर मैं तेरा साथ दूंगा, दोस्ती निभाऊंगा मैं, ये आप वादा किसी के साथ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जनरल सा प्रॉमिस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपने कुछ ऑफर किया, सामने वाले ने कुछ एक्सेप्ट किया और बदले में वो आपको कुछ कंसिडरेशन दे रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, इट्स सिंपली अ वन वे प्रॉमिस वी कैन से। हाँ, अगर आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि यार देख एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं अपन मनाली, और जो भी खर्चा आएगा ना उसको आधा आधा कर लेंगे, बता तुझे मंजूर है क्या? यहां पर आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। अगर सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। यहां पर आपके ऑफर को जब वो एक्सेप्ट करेगा तो कंसिडरेशन में आप लोग साथ में घूमने जाएंगे और जो भी खर्चा होगा उसको आपने क्या करने की बात की है? आधा आधा करने की बात की है। तो यस, दिस इज एन एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सेक्शन 10 ये कहता है कि सबसे पहले तो क्या करो? आप एग्रीमेंट करो। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू एन एग्रीमेंट। ओके, चलो साहब, एग्रीमेंट हो गया। अगला एसेंशियल एलिमेंट क्या बताता है सेक्शन 10? दूसरा एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 बताता है कि वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकेंगे जिन एग्रीमेंट्स में कंसेंट होगी और कंसेंट फ्री होगी, फ्री कंसेंट होगी। अब इस बात का मतलब क्या है? काफी गहरी बात है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग लगा करके आपको समझना होगा। देखिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसेंट का होना जरूरी है। कंसेंट का एक जनरल मीनिंग अगर अपन समझे ना, तो कंसेंट का जनरल मीनिंग होता है किसी चीज के लिए रजामंदी देना, दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट। ठीक है? हालांकि यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल हमें जाना होगा। यहां पर ना हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि कंसेंट होनी चाहिए, हम बोलेंगे देयर शुड बी कंसेंसस। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, काइंडली एडजस्ट दिस। कंसेंसस एड आइडम। ओके, हम बोलेंगे, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि कंसेंट होनी चाहिए, हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट में कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस इज कॉल्ड एज कंसेंसस एड आइडम। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको ऑफर करता हूं कि यार मैं ना अपनी एक कार बेचना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड की बात बता दूं कि भाई मेरे पास क्या है, दो कारें हैं। एक मेरे पास जो है स्विफ्ट कार है, जो मैंने थोड़ा रिसेंटली परचेज की, जो थोड़ी सी नई कार है, और एक काफी पुरानी ऑल्टो कार है। ठीक है ना? अब सपोज आप कभी कोटा आते हैं और आप कभी मेरे को कार में ट्रैवल करते देखते हैं, तो आप मुझे स्विफ्ट कार, जो मेरी नई वाली कार है, आप मुझे उसमें ट्रैवल करते देखते हैं। ठीक है, आपने देख लिया, आपके हिसाब से मेरे पास कौन सी कार है? स्विफ्ट कार है। आप उसके बाद जहां से भी आप आए थे, जिस भी शहर से आप आए थे, वहां आप वापस चले जाते हैं। ऐसे ही किसी लाइव वीडियो में मैं आप लोगों को ऑफर करता हूं कि मैं ना अपनी कार बेचना चाहता हूं। आप पूछते हैं सर कितने में बेचोगे कार? मैं कहता हूं मैं अपनी कार ना 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। अब मेरे दिमाग में तो क्या चल रहा है कि मैं आपको अपनी कौन सी कार बेच रहा हूं? पुरानी वाली ऑल्टो कार बेच रहा हूं। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपने तो, आपके हिसाब से तो मेरे पास कौन सी कार है? स्विफ्ट कार है। तो आप तो क्या सोच रहे हैं कि सर अपनी स्विफ्ट कार कितने में बेचने वाले हैं? 20,000 में बेचने वाले हैं। आप तुरंत क्या करते हैं? हाँ कर देते हैं।
कि अरे सर बिल्कुल आप 20,000 में बेचो, हम खरीदने के लिए तैयार है, आप बोलो तो सही, ये पैसे आपको एडवांस भी दे देते हैं हम। ठीक है, सपोज मैंने आपसे 5,000 रुपए एडवांस भी ले लिए। अब उसके बाद जब कार डिलीवर करने का टाइम आता है तो मैं अपनी पुरानी ऑल्टो कार लेकर के पहुंचता हूं, और जब आप मुझे देखेंगे ऑल्टो कार में तो आप तो क्या बोलेंगे, अरे सर ये कौन सी कार है, हम तो सोच रहे थे आप अपनी कौन सी कार बेच रहे हैं, आप अपनी स्विफ्ट कार बेच रहे हैं। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मैं तो अपनी कौन सी कार बेचने वाला था, मैं तो अपनी ऑल्टो कार बेचने की बात कर रहा था। क्या यहां पर देखो, अगर हम समझें तो जब मैंने ऑफर दिया कि मैं 20,000 में अपनी कार बेचना चाहता हूं तो आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या कंसेंसस एड आइडम यहां पर प्रेजेंट था? द आंसर इज नो। कंसेंसस एड आइडम का मतलब है कि जो दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं उन दोनों का दिमाग एक ही चीज के बारे में एक ही तरह से सोच रहा हो। वो तो यहां पे था ही नहीं। मैं तो सोच रहा था मुझे ऑल्टो कार बेचनी है और आप सोच रहे थे कि आप कौन सी कार खरीद रहे हैं, स्विफ्ट कार खरीद रहे हैं। तो यहां पर कंसेंसस एड आइडम नहीं था। तो ये एग्रीमेंट भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। आप मना कर सकते हैं कि सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मैं भी बोलूंगा कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं तो अपनी ऑल्टो कार बेचना चाह रहा था, तो क्योंकि कंसेंसस एड आइडम नहीं है तो इसे एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सेक्शन 10 का सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट कहता है दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, कंसेंट होनी चाहिए। दैट मींस कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हां भरी है, अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी कंसेंट दे रहे हो, तो वो कंसेंट बिना किसी दबाव के आनी चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने आपसे बहुत क्लियरली ऑफर आपको किया, मैंने बहुत क्लियरली आपको कहा कि मैं ना अपनी ऑल्टो कार जो कि 8-10 साल पुरानी है वो मैं आपको बेचना चाहता हूं 20,000 रुपए में, आप बताओ खरीदोगे क्या? अब आप बोलते हैं कि यार ठीक है चलो ऑल्टो कार ठीक है 20,000 रुपए की तो है ही सही, तो कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं, आप हां भरने के बारे में सोचने लगता है। हां भरी नहीं आपने, आप हां भरने के बारे में सोचने लगता है। आप कहते हैं कि सर एक काम करो कार दिखा दो। अच्छा है ठीक है 20,000 में कार कोई बुरी नहीं है, तो देयर माइट बी अ चांस दैट वी विल परचेज इट। ठीक है भाई साहब, मैं आपके पास कार लेकर के पहुंचता हूं। अब जब आप कार देखते तो आप बोलते हैं अरे यार इसकी तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप मना करते कि नहीं नहीं सर ये तो बहुत ही खराब हालत में, ये तो हम 20,000 रुपए में नहीं खरीदने वाले। मैं कहता हूं ऐसे कैसे नहीं खरीदने वाले यार, तुम्हारे चक्कर में मैं कार लेके यहां तक आया हूं, खरीदो तुम। आप कहते हैं कि नहीं नहीं सर नहीं नहीं तो बहुत ही खराब हालत में, नहीं खरीदना चाहते। अब सुनना जरा, मैं अपनी जेब से निकाल लेता हूं रिवॉल्वर, और रिवॉल्वर आपके ऊपर जो है आपको गन पॉइंट पे ले लेता हूं और कहता हूं कि नहीं कैसे नहीं खरीदोगे कार, यू हैव टू परचेज। अब आप जो है ठीक है भाई क्योंकि मैंने आपको गन पॉइंट पे ले लिया है तो आप बोल दो कि ठीक है चलो सर ले लेते हैं कार 20,000 में। आप क्या करते हो, आप एक्सेप्टेंस दे देते हो। आपने अपनी कंसेंट दी तो है, लेकिन क्या ये कंसेंट फ्री कंसेंट थी? द आंसर इज नो। ये कंसेंट आपने दबाव में दी है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आप अगले दिन मुकर सकते हो, इस एग्रीमेंट को आप क्या कर सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भैया ये तो हमें गन पॉइंट पे लेकर के सर ने हमसे अपनी खटारा कार 20,000 रुपए में खरीदने के लिए हां भरवाई थी। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस एग्रीमेंट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्यों नहीं बना ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में? कंसेंट भले ही थी, मैं ऑल्टो कार बेचने की बात कर रहा था, आपको भी पता था कि आप ऑल्टो कार खरीद रहे हो, लेकिन आपकी कंसेंट जो मैंने ऑब्टेन करी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, वो मैंने आपको गन पॉइंट पे लेकर के आपकी कंसेंट मैंने ऑब्टेन की है। अब इस फ्री कंसेंट पे आगे पूरा एक चैप्टर है। तो कंसेंट कब फ्री नहीं होती है? कोरिजन में फ्री कंसेंट नहीं होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, मिस्टेक होता है, उसको बहुत डिटेल में अपन जब ये फ्री कंसेंट वाला चैप्टर आएगा तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है कि भैया देखो अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो कंसेंट होनी चाहिए, दोनों लोगों का दिमाग एक ही चीज के बारे में एक ही तरह से सोचते हुए रजामंदी दे। कंसेंट होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड शुड बी अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एंड सेकेंडली जो कंसेंट है इट शुड बी फ्री कंसेंट। वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? बिना किसी दबाव के दी गई होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। इसे हम कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज भी बोल सकते हैं। देखिए कोई भी
कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है, जो पार्टीज इन्वॉल्व है, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी हो कॉन्ट्रैक्ट करने की। दे मस्ट possessed द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये साफ तौर पे कहा गया है कि जब भी दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों पार्टीज को एक सर्टेन कैपेसिटी को फॉलो करते हुए होना चाहिए। पहली बात, वो दोनों ही एज ऑफ मेजॉरिटी में होने चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब 18 साल या इससे ज्यादा की उम्र के होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक माइनर है तो उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट को करते समय दे शुड बी इन साउंड माइंड सिचुएशन। वो दिमागी रूप से पूरी तरह से क्या होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। दे शुड बी इन साउंड माइंड सिचुएशन। तीसरी कैपेसिटी, दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। कानून ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कॉन्ट्रैक्ट करने से नहीं किया हुआ होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें हैं तो हम बोलेंगे कौन कौन सी तीनों बातें? द पार्टीज आर इन द एज ऑफ मेजॉरिटी, द पार्टीज आर इन द साउंड माइंड सिचुएशन एंड दे आर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अगर ये तीनों बातें मौजूद होगी तभी हम बोलेंगे कि ये जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है, जिनके अंदर ये तीनों कैपेसिटीज प्रेजेंट थी, ये एग्रीमेंट क्या बन गया है? कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? इन कैपेसिटी क्या है? इन कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? माइनर नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड, जो लोग दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड लास्टली जिन लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा हो कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी आगे जाकर के एक पूरा चैप्टर है। अभी के लिए बस हमें इतना याद रखना है कि अगर किसी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो जिन लोगों ने उस एग्रीमेंट को किया है उनमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दे मस्ट बी इन द एज ऑफ मेजॉरिटी, दे मस्ट बी इन द साउंड माइंड सिचुएशन एंड दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट को करने का, वो ऑब्जेक्टिव भी लीगल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले अपन बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन की, या दोनों को अपन एक साथ भी समझ सकते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। अब मान लो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, सपोज मैं दीपक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि दीपक तुम्हें ना हमारे लिए एक मर्डर करना है, ठीक है, और मर्डर किसका करना है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप का मर्डर करना है, ठीक है। तो मैं दीपक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि दीपक को किसका मर्डर करना है? प्रदीप का मर्डर करना है, ठीक है, और इसके लिए मैं दीपक को कितने लाख रुपए दूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। पहली बात तो ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं दीपक के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्टिव है? किसी का मर्डर करना, क्या ये लॉफुल चीज है? ऑब्वियसली नॉट, दिस इज टोटली अनलॉफुल। हां, अगर दीपक मर्डर कर देता है तो बदले में मैं उससे क्या लेने वाला हूं? 1 लाख। मैं बदले में उसे क्या देने वाला हूं? सपोज मैंने 5 लाख देने की बात करी है ना, तो सपोज मैं उसे 5 लाख रुपए देने वाला हूं, तो ये 5 लाख रुपए एज अ कंसिडरेशन दीपक को मिलने वाले हैं अगर वो प्रदीप का क्या कर देता है? मर्डर कर देता है। तो इस एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, मोटिव मर्डर करना, दिस इज अनलॉफुल। हां, लेकिन बदले में जो कंसिडरेशन मिलेगी दीपक को 5 लाख रुपए इज अ लीगल कंसिडरेशन। तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है लेकिन कंसिडरेशन इलीगल है। ये एग्रीमेंट भी क्या नहीं बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सपोज मेरे कहने पर दीपक जो है वो बिल्कुल क्या करता है? वो प्रदीप का मर्डर कर देता है, ठीक है ना, लेकिन जब अगले दिन वो मुझसे 5 लाख रुपए मांगने के लिए आता है तो मैं मना कर देता हूं, यार पैसे तो नहीं है मेरे पास, एक काम करना 4-5 साल के बाद ले लेना। दीपक बोलता है यार ये ऐसे कैसे होता है, मैंने मर्डर कर दिया और आप पैसे नहीं दे रहे। तो क्या दीपक मेरे ऊपर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है कि इनके कहने पर मैंने मर्डर किया था, अब ये मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये एग्रीमेंट क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना? क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वही लॉफुल नहीं था, वो टोटली अनलॉफुल था। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाएगा तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था? मर्डर करना। दिस इज टोटली इलीगल। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो लीगल होना ही चाहिए, साथ साथ कंसिडरेशन भी क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल हम आपको ऑफर करते हैं कि हम आपको सीए फाउंडेशन का कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। आप बोलते हैं ठीक है सर, बिल्कुल हम राजी हैं पढ़ाने के लिए, बताइए बदले में आप क्या लेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं यार बदले में एक काम करना, मुझे ना चरस और गांजा सप्लाई कर देना, ठीक है ना। बदले में आपसे क्या मांग रहा हूं मैं, चरस और गांजा। अब जरा समझना आप, ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये जो मैंने एग्रीमेंट अभी हम लोगों ने, आप कहते हैं कि ठीक है सर चरस गांजा सप्लाई करेंगे आपको, कोई बात नहीं, आप बढ़िया सीए फाउंडेशन हमें पढ़ाओ। अब जरा समझना, यहां पर मैंने आपको जो ऑफर दिया वो सीए फाउंडेशन पढ़ाने का दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज लॉफुल, बट द कंसिडरेशन दैट आई वांट फ्रॉम यू इन रिटर्न, दैट कंसिडरेशन, द चरस एंड द गांजा, दिस इज टोटली अनलॉफुल। ये लीगल कंसिडरेशन नहीं है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव तो लॉफुल है, एग्रीमेंट में पढ़ाने की बात हो रही, दिस इज लॉफुल, लेकिन बदले में कंसिडरेशन के रूप में क्या लिया जा रहा है, अनलॉफुल चीजें, चरस और गांजा। तो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। आ रही बात समझ। सपोज मैंने आपको पढ़ा दिया, बदले में आपने 2 दिन तो चरस गांजा मुझे सप्लाई करी, तीसरे दिन नहीं करी, तो मैं कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकता कि यार मैं इनको पढ़ा रहा हूं और ये मुझे टाइम पे चरस गांजा सप्लाई नहीं कर रहे हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। तो एज पर सेक्शन 10 कौन कौन से हमने देखा एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहली बात, एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट मींस एक ऑफर दिया गया हो, सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया हो और कुछ कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व हो। जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट, जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट करते समय एक ही चीज के बारे में एक ही तरह से सोच रहे हो, दैट मींस कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट। और फिर उन्होंने रजामंदी एग्रीमेंट के लिए दी हो। ना सिर्फ कंसेंट होनी चाहिए, वो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दैट मींस बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। नेक्स्ट ही द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट जो हमने पढ़ा कि जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दे मस्ट पोजेस कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, उनमें कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी का मतलब क्या है, दे मस्ट बी इन द एज ऑफ मेजॉरिटी, दे मस्ट बी इन द साउंड माइंड सिचुएशन एंड दे मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट दो जो हमने एलिमेंट पढ़े कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए, एज वेल एज उसके अंदर जो कंसिडरेशन दी जानी है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट ये लिखा है सेक्शन 10 के अंदर कि अभी हम आगे ना सेक्शन 24 to 30 और सेक्शन 56 के अंदर कुछ सर्टेन टाइप के एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। वो एग्रीमेंट्स में भले ही एग्जैक्टली इलीगैलिटी या कैपेसिटी जैसी चीजें मिसिंग नजर नहीं आती हैं, लेकिन सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स को मेंशन किया गया है जो एग्रीमेंट साफ तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोल रखा है कि इन्हें हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे दोज ओनली विच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एज पर सेक्शन 24 to 30 एंड द सेक्शन 56। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। तो हमने देखा कि एग्रीमेंट का मतलब तो होता है जब भी किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है वो एग्रीमेंट बन जाता है, लेकिन एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स की प्रेजेंस हमें चाहिए होती है उस एग्रीमेंट के अंदर। लास्ट क्लास में हमने उन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात की थी जो सेक्शन 10 में मेंशन नहीं थे, और इस क्लास में हमने उन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की है जो साफ तौर पर सेक्शन 10 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एक लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूं। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो भैया, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पहले एग्रीमेंट तो करना ही पड़ता है। एसेंशियल एलिमेंट है ना सेक्शन 10 में लिखा हुआ पहला कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एग्रीमेंट। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये तो होगा ही होगा कि हर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या है, एक एग्रीमेंट है। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने देखा मर्डर करने वाला एग्रीमेंट तो था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। चरस गांजा सप्लाई करने की बात, एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जिनके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस थिंग दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। गॉट इट? तो ये हम लोगों ने समझ लिया है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और जो हमारी लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास में यू कैन एंजॉय दीज बिहाइंड द सीन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। बाय टू ऑल, टेक केयर।